So in our today's lecture, we are going to start with the Indian Partnership Act. हमारे सीए फाउंडेशन के सिलेबस में ये अपना लास्ट चैप्टर है जो हम आज यहाँ पे शुरू करेंगे. इफ आई टॉक अबाउट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, तो इसमें आप सबसे पहले चेक करो, ये है पार्टनरशिप. करेक्ट. आपने अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा पार्टनरशिप अकाउंट्स. ये एक ऐसा एक्ट है जिसके बारे में आपको ऑलरेडी काफी हद तक आइडिया है, बट स्टिल आई एम श्योर यू विल बी एबल टू learn little more what is there in the partnership act. So partnership is what it is, again just like any other फॉर्म ऑफ डूइंग बिजनेस. जैसे हमने कंपनी पढ़ा, एलएलपी पढ़ा, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर अपने पास पार्टनरशिप है, विच इज व्हाट इट इज जस्ट द फॉर्म ऑफ डूइंग बिजनेस. कि आपको अगर बिजनेस करना है तो आप कैसे करोगे. दिस इज व्हाट ये जो आपका पूरा यूनिट है, चैप्टर 3 जो है, ये 3 यूनिट्स में स्प्लिट किया हुआ है उन्होंने. यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3. आज हम यूनिट 1 को हिट करते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या, द जनरल नेचर ऑफ द पार्टनरशिप. काफी हद तक जब आप ये चैप्टर पढ़ोगे तो आप देखना, आपको ऐसा लगेगा यू ऑलरेडी नो लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दिस चैप्टर. देखो, आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट, इंस्टीट्यूट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप एंड विल बी क्लियर अबाउट इट्स एसेंशियल. अबाउट एसेंशियल मतलब आपके फंडामेंटल्स यहाँ पर काफी हद तक स्ट्रांग होने चाहिए. So your fundamentals must be strong. Okay. Then secondly, अगर आप यहाँ पे check करो, you will also have to understand the relationship of the principal and agent relationship amongst the partner, and note the difference between the partnership and the other various forms of the organization. So this is again going to be a cakewalk, but overall अगर आप देखो तो यहाँ पर जैसे आपको दिया हुआ है, what is a partnership, what is the essential elements of the partnership, what is the true test of the partnership, फिर इसके distinction and types of partners. So a lot to know, a lot to discuss. Let's begin with our this lecture. तो आप देखो यहाँ पर एक आपको definition दिया हुआ है, that what is partnership, who are partner, what's a firm, and what is the concept of firm name. तो आप देखो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इन सबको एक ही तरह से देखा जाता है. अगर मैं आपको बोलूं जय और वीरू, करेक्ट, जय और वीरू अगर मैं बोलूं तो दे ऑल आर व्हाट, मतलब बेसिकली बोलेंगे जय एंड वीरू दे आर पार्टनर्स. करेक्ट. और इनके बीच का जो रिलेशनशिप होगा उसको हम क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप. करेक्ट. और ये जब दोनों मिलकर एक अपने बिजनेस को शुरू करेंगे, उस बिजनेस को हम क्या बोल देंगे, फर्म. कलेक्टिवली इनको हम बोल देंगे फर्म. और इनके बिजनेस का जो नाम होगा उस नाम को हम क्या बोलते हैं, फर्म्स नेम. अ वेरी सिंपल थिंग, two people, they are partners, right? So आप देखो, the person who have entered into partnership is what, they are partners, and collectively they are called as firm. Okay. And then अगर आप देखो what is a partnership, so partnership is nothing, it is just the relationship between the person who have agreed to share the profits or the business carried on by all or any of them acting for all. तो ये partnership हो गया. Partnership is the relation between the two people who are called as partners. Collectively they are called as firm, and the firm is run or the business is run under a particular name. That name is called as the firm name. तो ये हो गया आपके पास पार्टनरशिप के लिए. आप बताओ, इज दिस क्लियर? ये वाला पार्ट क्लियर है आपको, राइट? फिर अगर आप यहां पर देखो the essential elements of the partnership, तो देखो यहाँ पर क्या आता है, essential elements of the partnership. तो इन्होंने यहाँ पर चार्ट के फॉर्मेट में आपको काफी अच्छे से समझा कर दिया, where they are saying that partnership is an association of two or more person, and the partnership must result, it must be the result of an agreement which is entered into by all persons in concerned, and partnership is organized to carry on some business. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट आप ध्यान रखना. it is organized to carry on some business, and the agreement must be to share profits losses of the business. यहाँ पे losses लिखा नहीं है, but again अगर आप profits को share कर रहे हो तो it is deemed that आप losses को भी share कर रहे हो, until unless you are a minor, then or you are a partner only for profit. ये हम check करेंगे जब हम different types of partner को cover करेंगे. Then the business must be carried on by all or any of them for acting for all. अब देखो यहाँ पर आपको ये सारे एलिमेंट्स बता रहे, तो आप पहला एलिमेंट अगर यहाँ पर देखोगे, इट इज द एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन. करेक्ट. आप देखो अकेला एक इंसान पार्टनर नहीं हो सकता. इट इज व्हाट, इट इज द एसोसिएशन ऑफ two or more persons. So partnership is what, it is an association of two or more person, which means in a partnership firm at least two people are required. Again, only person recognized under the law can enter into the agreement of the partnership. बहुत ही important point है, that only the person who are recognized by law can enter into the agreement of the partnership. तो आप मुझे बताओ, क्या एक फर्म, एक पार्टनरशिप फर्म
दूसरे फर्म का पार्टनर बन सकता है? इसका इंटरप्रिटेशन क्या रहेगा, आप ये चेक करो। क्या एक पार्टनरशिप फर्म दूसरे पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर बन सकता है? लेट्स से फर्म 1, कैन दिस बिकम पार्टनर इन फर्म 2? आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज ये जो फर्म है, ये फर्म इज नॉट अ पर्सन, फर्म इज नॉट अ पर्सन। अनलाइक एलएलपी, कैन अ एलएलपी बिकम पार्टनर इन अनदर एलएलपी? क्या ऐसा हो सकता है? Can a firm of LLP become partner in another LLP? Answer is yes. Why? Because LLP is a person recognized in the eyes of law. As far as a partnership firm is concerned, a partnership firm is not a person which is recognized in the eyes of law, and therefore it cannot enter into the agreement of the partnership. Therefore, a firm, since it is not a person recognized in the eyes of law, it cannot be a partner. सेम भी अगर आप यहाँ पे चेक करो, a minor cannot be the partner in a firm, but with the consent of all other partners, he can be admitted to the benefits of the partnership. राइट? तो जैसे मैंने माइनर के लिए आपको जस्ट बताया, बेनिफिट्स के लिए आप उसको ऐड कर सकते हो, बट माइनर कैन नॉट बी मेड लाइबल. नाउ द एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट इज साइलेंट अबाउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स. ओके, the act is silent about the maximum number of partners which can be there in a firm. लेकिन कंपनीज एक्ट जो है वो यहाँ पर बताता है. तो देखो, सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट वो एक लिमिट बताता है कि एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर मैक्सिमम कितने पार्टनर्स होंगे, 50 पार्टनर्स होंगे, और 50 पार्टनर से ज्यादा अगर हो गए तो इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा, एक कंपनी को फॉर्म करना पड़ेगा. एंड लेट्स से एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें 50 से ज्यादा मेंबर्स हैं, बट उन्होंने एक कंपनी को फॉर्म नहीं किया, तो हम क्या करेंगे, we will call that partnership firm as an unincorporated company. You remember हमने जब different types of company को cover किया था, तो उसमें हमने चेक किया था, different types of companies के अंदर कि एक था इनकॉर्पोरेटेड कंपनी और एक था अनइनकॉर्पोरेटेड कंपनी. तो ऐसे पार्टनरशिप फर्म जिसके अंदर 50 से ज्यादा मेंबर्स हैं, उन फॉर्म्स को हम क्या बोलेंगे, अनइनकॉर्पोरेटेड कंपनी. गाइस, दिस इज क्लियर? इज दिस क्लियर? आप ध्यान रखना, ये एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट है. मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, ध्यान रखना, द पार्टनरशिप एक्ट इज साइलेंट ऑन दिस. लेकिन सेक्शन 464, अब आपको सेक्शन 464 याद रहे तो ठीक, नहीं तो आप सीधा क्या लिखना, इट इज द कंपनीज एक्ट व्हिच हैज पुट अ लिमिट ऑफ 50 मेंबर्स इन द इन एनी ऑफ द एसोसिएशन और ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म. तो एक पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम कितने पार्टनर्स हो सकते हैं, 50. आप मुझे बताओ एलएलपी में कितने पार्टनर्स हो सकते हैं मैक्सिमम? How many maximum partners you can have in a LLP? What is the limit in case of LLP? Very good. There is no limit, unlimited. Right? Now, second point आप यहां पर चेक करो. Second point में वो बता रहा है that there should be an agreement. 2 पर्सन हमें कम से कम चाहिए. There should be 2 person and these 2 person must also agree. तो इनके बीच में एक अग्रीमेंट होना चाहिए. अब आप मुझे बताओ, जब मैं बात करता हूं अग्रीमेंट, अग्रीमेंट इज इन राइटिंग और अग्रीमेंट शुड बी ओरल और इट कैन बी एनी. मैं पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा. अगर मैं आपको बोल रहा हूँ अग्रीमेंट, तो अग्रीमेंट कैन बी वेरी गुड. तो आप सबने जैसे आंसर किया, अग्रीमेंट कैन बी एनी. ओके, इट कैन बी एनी. सो इट मस्ट बी ऑब्जर्व दैट द पार्टनरशिप मस्ट बी the result of an agreement between 2 or more person. Okay, it must be the agreement between the 2 or more person. और ये जब agreement में enter करेंगे, ये agreement कैसा हो सकता है आपका, this can be oral और this can be written, this can be also expressed. तो देखो, an agreement from which the relationship of a partnership arises may be expressed, it may also be implied from the act done by the partners and from a consistent course of conduct being followed, showing mutual understanding between them. And it can be, आप check करो further, it can be in oral or it can be in writing, but there must be an agreement. ये बहुत important है. बिना agreement के आप partnership start नहीं कर सकते. There must be an agreement which is entered by these 2 or more person who wants to collectively work as a firm, right? फिर आप देखिए बिजनेस, ये जैसे मैंने आपको थर्ड बताया, क्या एलएलपी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो? कैन यू इनकॉर्पोरेट अ एलएलपी फॉर अ नॉट फॉर प्रॉफिट रीजन? आंसर इज नो. यू विल हैव टू फॉर्म इट एज अ फॉर प्रॉफिट ओनली. अगर आप नॉट फॉर प्रॉफिट करना चाहते हो तो आपके पास ऑप्शन क्या है,
अगर मैं एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना चाहता हूं तो मेरे पास क्या ऑप्शन है? Either I can set up a trust और yes, very good, यही आंसर मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा था कि या तो फिर सेक्शन 8 कंपनी आप बना दो, ठीक है, वेरी गुड। तो एलएलपी जो रहेगा वो भी एक बिजनेस के लिए रहेगा, सेम वे एक पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो भी बिजनेस के लिए होगा। सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट वी कंसिडर टू प्रोपोजिशन। फर्स्ट, देयर मस्ट बी a business that exists, which is written here, that first there must exist a business. For the purpose of this term, business includes, आप ध्यान रखना, business includes every trade, occupation and profession. आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे, आप मुझे बताओ, इज चार्टर्ड अकाउंटेंसी अ बिजनेस? इज चार्टर्ड अकाउंटेंसी अ बिजनेस? नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में आप देखोगे तो क्या बोलोगे? नो, चार्टर्ड अकाउंटेंसी इज नॉट अ बिजनेस, बट इट इज अ प्रोफेशन। वेरी गुड, इट इज अ प्रोफेशन। हाउएवर, पार्टनरशिप एक्ट में जब वो बोलता है कि इट कैन बी और पार्टनरशिप कैन बी इनकॉर्पोरेटेड ओनली फॉर द बिजनेस पर्पस, तो यहाँ पर प्रोफेशन भी बिजनेस के अंदर आ जाएगा। सो एवरी ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड बिजनेस, ये किसके लिए बन जाएगा? पार्टनरशिप के लिए बन सकता है आपका। सो देयर द एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस इज एसेंशियल। The existence of business is what it is, extremely essential. And secondly, the motive of the business should be for the acquisition of gain. If the objective is not, if the objective is not for the gain, in that case ये आपका यहाँ पर बिजनेस अगर है तो भी आप पार्टनरशिप फॉर्म नहीं करोगे। सो देयर आर टू कंडीशंस व्हिच इज मेंशन्ड हियर। फर्स्ट, there must exist a business, and secondly the motive of the business should be for the acquisition of gain. Only then आप पार्टनरशिप को फॉर्म कर सकते हो, राइट, which leads to the formation of the partnership. So therefore ये देखो, ये लाइन जो दिया हुआ है, there can be no partnership where there is no intention to carry on the business and to share the profits thereof. तो दो चीजें यहाँ पे and, ओके, तो इन दोनों में आप ध्यान रखना, इन दोनों के बीच में जो वर्ड है वो क्या है? and, मतलब दोनों चीजें जरूरी है, तभी पार्टनरशिप में आप आओगे। फर्दर अगर आप देखो, द अग्रीमेंट शुड बी देयर टू शेयर द प्रॉफिट्स, ओके। नाउ द प्रॉफिट्स कैन बी शेयर्ड इन द अग्रीड रेशियो। अगर आप प्रॉफिट्स के लिए चेक करो, द प्रॉफिट्स कैन बी शेयर्ड इन एनी अग्रीड रेशियो, एंड इफ नॉट इट विल बी शेयर्ड इक्वली, करेक्ट। अगर आप सिंपली यहाँ पर चेक करो, सो द शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट्स इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ द पार्टनरशिप। अगेन, देयर कैन बी नो पार्टनरशिप वेयर ओनली वन ऑफ द पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू वोल ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। तो फिर ये तो क्या बन जाएगा? सोल प्रोप्राइटरशिप बन जाएगा। पार्टनर्स मस्ट अग्री टू शेयर द प्रॉफिट्स इन एनी मैनर विच इज चूजन। अच्छा, आप मुझे बताओ, क्या ऐसा पार्टनरशिप बन सकता है 99:1? ए और बी ने एक पार्टनरशिप फॉर्म शुरू किया जिसमें 99 शेयर ए का है और 1 बी का है, क्या हो सकता है? साक्षी बोल रही है नो, हर्षद बोल रहे हैं नो, रौनक बोल रहे हैं नो, बाकी सब बोल रहे हैं यस। आंसर इज यस, हो सकता है। अब देखो, ये नहीं बताया इन व्हाट रेशियो, इट इज नॉट सेइंग दैट व्हाट रेशियो, ये भी तो प्रॉफिट को शेयर ही कर रहे हैं ना, 99:1, सो प्रॉफिट इज गेटिंग शेयर्ड, राइट। सो ये आप ध्यान रखना, द प्रॉफिट्स, देयर शुड बी सम प्रॉफिट शेयरिंग। इफ द प्रॉफिट शेयरिंग इज देयर, in that case they are partner. If there is no profit sharing, then there is no partner, okay, तो ये दिया हुआ है। but an agreement to share losses is not an essential element। ये देखो, ये एक आपके लिए और ट्रू फॉल्स जैसा क्वेश्चन बन सकता है, that agreement to share losses is not an essential element, it is open to one or more partners to agree to share all the losses। तो कुछ पार्टनर्स है वो बोल सकते हैं कि हम सिर्फ लॉसेस हम उठाएंगे, प्रॉफिट हुआ तो आपका। सो व्हेन वी विल डू टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप और टाइप ऑफ पार्टनर्स, वहां पर हम देखेंगे एक ऐसा पार्टनर भी होता है जिसको आप सिर्फ प्रॉफिट के लिए लेकर आते हो, वो लॉसेस में पार्टिसिपेट नहीं करता, वो सिर्फ प्रॉफिट्स में पार्टिसिपेट करता है। सो वहां पर हम चेक करेंगे कि कुछ पार्टनर्स हैं जो सिर्फ क्या करते हैं, प्रॉफिट्स को ही शेयर करते, दे डोंट शेयर द लॉसेस, सो दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। बट प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग। सपोज ए और बी यहाँ पर इस तरह से बात कर सकते हैं कि अगर लॉसेस हुआ तो वो पूरा ए का, पर अगर प्रॉफिट हुआ तो वो इस रेशियो में ए और बी दोनों शेयर करेंगे। सो दैट इज अ पार्टनरशिप, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, बिकॉज देर इज अग्रीमेंट टू शेयर द प्रॉफिट। ध्यान रखना, लॉ में जितना लिखा है उतना, जितना लिखा है उतना, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। तो यहाँ लॉ में अगर लिखा हुआ है दैट देयर शुड बी अग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट्स, देन देयर शुड बी एन अग्रीमेंट टू शेयर द प्रॉफिट्स। तो ये वाला प्रोविजन आता है, राइट। लॉसेस नहीं लिखा हुआ तो लॉसेस को अगर आप शेयर नहीं भी करते हो, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। सो इट इज ओपन टू वन और मोर पार्टनर to agree to share all the losses. However,
In the event of losses, unless otherwise agreed, there must be, or these must be borne in the same PSR. So अगर कुछ नहीं बोला तो ए और बी इसी रेशियो में, जिस रेशियो में प्रॉफिट को शेयर करते हैं उसी रेशियो में लॉसेस को शेयर करेंगे. लेकिन अगर यहाँ पे इन्होंने कुछ स्पेसिफिक इस तरह से अग्रीमेंट में एंटर कर लिया तो हो सकता है कि यहाँ पर आपका लॉसेस का रेशियो कुछ अलग हो, या कोई एक ही पार्टनर या कुछ बेसिकली सेलेक्टेड पार्टनर से जो लॉसेस को यहाँ पर शेयर करें. ओके, नाउ टेल मी वन मोर थिंग, कैन यू हैव दिस काइंड ऑफ अ पार्टनरशिप वेयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज लाइक दिस, कि अगर प्रॉफिट्स होगा तो हम उसको शेयर करेंगे 50-50, ए और बी. अगर प्रॉफिट्स होगा तो हम शेयर करेंगे 50-50. दिस इज फॉर द प्रॉफिट्स. बट इफ देयर इज अ लॉस, अगर कंपनी में या पार्टनरशिप फॉर्म में कोई लॉस हुआ तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो हो जाएगा 75-25. ऐसा हो सकता है इन केस ऑफ लॉसेस. कैन दे हैव टू डिफरेंट PSRs in a firm? Can they have two different PSRs? Answer is yes. Nothing restricts. Nothing restricts. क्योंकि requirement क्या है? That there should be profit sharing. There should be profit sharing. किस रेशियो में करते हो वो आपके ऊपर है, लॉसेस किस रेशियो में करते हो वो आपके ऊपर है, बट प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए. अब प्रॉफिट शेयरिंग भी किस रेशियो में होता है वो भी हमें कोई मतलब नहीं है. कुछ नहीं हुआ तो हाँ ऑब्वियसली पार्टनरशिप एक्ट बोलता है दैट इट विल बी इक्वल, और लॉसेस भी आप उसी रेशियो में स्प्लिट करोगे. बट यू कैन हैव अ डिफरेंट पार्टनरशिप, you can have a partnership with a different profit sharing ratio and a different losses sharing ratio. ठीक है. फिर आप देखिए एग्जाम्पल. सो को ओनर हु शेयर अमंग्स देमसेल्फ द रेंट, ओके, derived from a piece of land are not partners because there does not exist a business. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप देखो ए और बी दोनों ने मिलकर क्या कर लिया, एक जमीन खरीद ली और उसके बाद में वो रेंट को शेयर करते हैं. तो क्या वो पार्टनर्स हो गए? आंसर इज नो, बिकॉज यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग तो है बट यहाँ पर कोई बिजनेस नहीं है. यहाँ पर कोई भी बिजनेस नहीं है, कोई ट्रेड नहीं है, कोई ऑक्यूपेशन नहीं है, कोई प्रोफेशन नहीं है. आपने खाली एक जमीन खरीदा और उसके आप रेवेन्यूज को शेयर कर रहे हो. सो दैट इज नॉट अ पार्टनरशिप. सेम वे नो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन और अ क्लब कैन बी फ्लोटेड इन द पार्टनरशिप. करेक्ट. उसके लिए आप क्या कर सकते हो? अ जॉइंट स्टॉक कंपनी. बेसिकली इसका क्या मतलब है? यू कैन incorporate a company which can be floated for non economic purpose, और ऐसे कंपनी को हम क्या बोलते हैं? we call it as a section 8 company. राइट. अब देखो थर्ड एग्जाम्पल, अगर आप इधर देखो, एक्स एंड वाई बाय सर्टेन बेल्स ऑफ कॉटन विच दे अग्री टू सेल ऑन देयर जॉइंट अकाउंट एंड शेयर द प्रॉफिट्स इक्वली. In these circumstances, X and Y are the partners in respect of such a cotton business. So for cotton business, they are partners. अदरवाइज दे विल नॉट बी कंसिडर्ड एज पार्टनर्स. अगर अब यहाँ पर भी क्यों पार्टनर्स की तरह इनको कंसिडर कर रहे हैं? क्योंकि आप देखो ये प्रॉफिट शेयर भी कर रहे हैं और ये देखो ये बिजनेस में भी एंटर कर रहे हैं. ट्रेडिंग, दिस इज व्हाट, दिस इज ट्रेडिंग. यू विल बाय फ्रॉम वन मार्केट एंड यू विल सेल इन मार्केट. तो दिस इज व्हाट, दिस इज टेक्निकली ट्रेड. तो अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो यहाँ पर ये आपके पास प्रोविजन ट्रिगर हो जाएगा. ओके. फिर आप देखो बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल or any of them acting for all. तो इसमें देखो क्या आ रहा है? The business must be carried on by all the partners or by any one or more of the partners acting for all. So this is the cardinal principle of the partnership law. तो इसका क्या मतलब? इसका क्या मतलब हो गया? ये आपका मेजर प्रिंसिपल हो गया. करेक्ट. सो आप देखो, इन अदर वर्ड्स देयर शुड बी अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी बिटवीन द पार्टनर्स. अगर आप एक दूसरे को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, एक दूसरे को बाइंड नहीं कर रहे, तो फिर पार्टनरशिप नहीं होगा. ये आपका एसेंशियल एलिमेंट हो गया. और नीचे देखो आपको एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी मिलेगा. उसके पहले हम इस वाले पैराग्राफ को पढ़ते हैं. It says that an act of one partner in the ordinary course of business of the firm is in fact all for the partners. Each partner carrying on the business is the principal as well as agent. Very very important. एक पार्टनर, वो जो हम बोलते हैं ना, one for all and all for one, ये वो वाला सिनेरियो है. This goes like this. Each partner carrying on the business is the principal as well as the person is also the agent for all the other partners. He is an agent in so far as he can bind the other partners by his acts, and he is also the principal to the extent that he is bound by the acts of all the other partners. तो अगर आप सिंपली चेक करो, यहाँ पर डुअल रिलेशनशिप का बात हो गया. कैसे? आप देखो A एंड B
और लेट्स से ए बी सी डी, ये चार पार्टनर्स है। ए अगर कुछ करता है, ठीक है, द एक्ट्स ऑफ ए विल बाइंड all of them, correct? And same way, A is also bound by any act which is done by them. So any act done by them is going to bind or will bind A. इसको मैं यहां पे ठीक कर देता हूं. So this is will bind A. Simple. ये आया. तो आपको ये ध्यान रखना है. सिंपल. तो जब आपके एक्ट से दूसरा बाइंड होता है, तो देखो बेसिकली अगर आप लॉ ऑफ एजेंसी को देखो, तो वहां पर एक तरफ होता है प्रिंसिपल और एक तरफ होता है एजेंट. ठीक है, एजेंट के एक्ट से प्रिंसिपल बाइंड हो जाता है. सो प्रिंसिपल इज बाउंड बाय द एक्ट्स ऑफ एजेंट. करेक्ट. प्रिंसिपल इज ऑलवेज बाउंड बाय द एक्ट्स ऑफ ए. सो इन दैट केस आप चेक कर लो कौन के. तो अगर ए के एक्ट से बी सी डी बाइंड हो रहे हैं, तो ये एजेंट हो गया. और इनके एक्ट से अगर ये बाउंड हो रहा है, तो फिर ये प्रिंसिपल हो गया और ये लोग एजेंट हो गए. सो दैट्स द रिलेशनशिप विच हैज बीन गिवन हियर. और इसी को हम क्या बोलते हैं? म्यूचुअल एजेंसी. सो ये देखो ये लाइन, ही इज एन एजेंट so far as he can bind the other partners by his acts, and he is also the principal to the extent that he is also bound by the acts of the other partner. So it may be noted that the true test of the partnership is what? It is mutual agency rather than profit sharing. ये पॉइंट आप बिल्कुल दिमाग में सेट रखना. हो सकता है ट्रू फॉल्स में आपको ये क्वेश्चन मिल जाए, that what is the true test of partnership. So the true test of partnership is mutual agency rather than sharing of the profits. So if the elements of mutual agency is absent, then there will be no partnership. Simple. If the elements of mutual agency is absent, then there will be no partnership. ये आपका प्रोविजन हो गया. आप बताओ, इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? ये वाला पार्ट आपका. फिर आप देखिए यहाँ पर आएगा आपके पास केडी कामतन कंपनी का केस है, जिसमें वो क्या बता रहा है? द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट two essential conditions to be satisfied are, एक तो क्या? that there should be an agreement to share the profits as well as the losses of the business, and the business must be carried on by all or acting them for all within the meaning of the definition of the partnership under section 4. तो ये दो आपके कंडीशंस यहाँ पर आ जाएंगे. ये सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन है किसी भी पार्टनरशिप के लिए. तो म्यूचुअल एजेंसी, then there should be a business to share the profits, two or more people when they enter into an agreement, वो क्या बन जाएगा आपके लिए? पार्टनरशिप. That is clear? यहां तक इज दिस क्लियर? ओके. एक और चीज देखो, यहां पर एक प्रोविजन है. ये पहले सीपीटी जब हुआ करता था सीए फाउंडेशन की जगह, उस समय अकाउंट्स में ये क्वेश्चन बड़ा ही कॉमन था. तो आप सिंपली चेक करो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप अग्रीमेंट एंड पार्टनरशिप डीड. तो देखो, जब आप इस पार्टनरशिप अग्रीमेंट को रजिस्टर कर देते हो, जब आप पार्टनरशिप अग्रीमेंट को रजिस्टर कर देते हो, तो वो क्या बन जाता है? पार्टनरशिप डीड. Once the partnership agreement is registered, it becomes what? It becomes a partnership deed. Until it is registered, it is just an agreement, it is not a deed. तो ये एक आपका यहाँ पर डिफरेंस होता है पार्टनरशिप अग्रीमेंट एंड पार्टनरशिप डीड के लिए. सो आप देखो यहाँ पर सेक्शन 6 आ रहा है जो आपको बता रहा है ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप. हमने ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया. सो टू डिटरमाइन द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप, इट मस्ट प्रूव. अब देखो ये हमने देखा, देयर शुड बी एन अग्रीमेंट, दे शुड शेयर प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस and carried on by all or any of them acting for all, which implies what? This implies mutual agency. तो अगर ये सब चीजें हो गई तो हम क्या बोलेंगे? हमारा फॉर्म है. आप मुझे बताओ, ये क्लियर हुआ आपको ये वाला दिस पार्ट? सो देखो, इन डिटरमाइनिंग वेदर अ ग्रुप ऑफ पर्सन is or is not a firm, or whether a person is not a partner in a firm, regard
shall be had to the real relation of the parties as shown by all relevant facts together। और ये आपको चीजें टेस्ट करनी पड़ेंगी। अच्छा आप मुझे बताओ, ये तीनों होना जरूरी है या इन तीन में से कोई एक से भी काम चल जाएगा? वेरी गुड, यश बोल रहा है ऑल थ्री। आराध्या ऑल थ्री। आप मुझे बताओ व्हाई ऑल थ्री? व्हाई ऑल थ्री? व्हाई ऑल थ्री इज रिक्वायर्ड? मतलब आपने ऐसा ऑल थ्री क्यों बोला? हाँ, नेमिन बोल रहा है पार्टनरशिप नहीं होगा वरना, बट आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्यों नहीं होगा? बिकॉज आप देखो यहाँ पर वर्ड क्या यूज किया है, एंड। वेरी गुड, वेरी गुड, साक्षी सलोनी दोनों ने करेक्ट वर्ड यूज किया, एंड। एंड, सो एंड मीन्स ये तीनों के बीच में प्लस है। लॉ में आप देखना, यही अगर और हो जाता तो हम फिर क्या बोलते? इन तीन में से कोई भी एक हो जाता है तो भी आप पार्टनरशिप फर्म हो, लेकिन यहाँ पर क्योंकि एंड वर्ड यूज कर दिया, दिस मीन्स द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल द थ्री इज इंपॉर्टेंट। तो आप ये देखो अग्रीमेंट के लिए क्या बता रहे हैं, द पार्टनरशिप इज क्रिएटेड बाय द अग्रीमेंट एंड नॉट बाय द स्टेटस। करेक्ट। द रिलेशनशिप ऑफ द relation of a partnership arises from the contract and not from the status। जैसे आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में देखोगे, इन केस ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एज सुन एज यू आर born, you are what? You are a husband wife बता रहा है। as soon as you are born you are a partner। यहां पर क्या आ रहा है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इफ दे आर कैरिंग ऑन द बिजनेस, ये जैसे बर्मीज बुद्धिस्ट हस्बैंड एंड वाइफ कैरिंग ऑन द बिजनेस आर नॉट पार्टनर्स इन सच बिजनेस। दे विल नॉट बी कॉल्ड एज पार्टनर्स बिकॉज वो बाई स्टेटस है। वो बाई स्टेटस है। जब हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और पार्टनरशिप के बीच में डिफरेंस देखेंगे, दैट पॉइंट ऑफ टाइम विल गेट टू नो। बिकॉज आप देखो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और पार्टनरशिप दोनों में क्या डिफरेंस होगा? पार्टनरशिप में आप अग्रीमेंट में अग्री करते हो, आप एंटर करते हो, आप सब अग्री करते हो तो जाकर उसमें आप एंटर कर रहे हो एंड यू आर स्टार्टिंग विद द बिजनेस। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में ऐसा नहीं होता। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में क्या रहेगा, जस्ट बाय द बर्थ आप उस फैमिली में बॉर्न हुए हो, यू बिकम वन ऑफ द को पार्टनर इन द बिजनेस और आप एचयूएफ का पार्ट पार्ट यू नो यू बिकम अ पार्टिसिपेंट ऑफ दैट एचयूएफ बिजनेस। सो देयर शुड बी एन अग्रीमेंट। दूसरा यहाँ पर बताया हुआ है शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट्स। सो द प्रॉफिट्स, the sharing of the profits or of the gross return arising from the property by a person holding a joint or common interest in that property does not itself make such partners। तो ये अभी हमने जो पिछले स्लाइड में चेक किया था कि अगर आपने कोई जमीन खरीद के रखा है, ये रिमेंबर, ये वाला, तो यहाँ पर इनको हम जॉइंट पार्टनर्स नहीं बोलेंगे। तो सेम चीज यहाँ पर बताया हुआ है दैट द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स और ग्रॉस रिटर्न अराइजिंग फ्रॉम द प्रॉपर्टी, वो नहीं बनेगा अनटिल अनलेस आप वहां पर बिजनेस शो करो। द रिसेप्ट ऑफ अ पर्सन, the receipt by a person of the share of the profits of a business or payment of contingent upon earning profits or varying with the profits earned by the business does not itself make him as the partner with the intention of carrying on the business। In particular, the receipt of such share of profits, ये कैसे होना चाहिए देखो, by lender of the money to a person engaged or about to engage in the business, by a servant और एजेंट एज रेम्यूनरेशन। आप अपने देखो बेसिकली एक सिंपल सा पॉइंट देखो, इसमें भी आप देखो मैं आपको बता देता हूँ क्या है। बाय अ विडो और चाइल्ड ऑफ अ डिसीज्ड पार्टनर एज एन्यूटी एंड बाय अ प्रीवियस ओनर और अ पार्ट ओनर ऑफ द बिजनेस एज कंसिडरेशन फॉर द सेल ऑफ द गुडविल। देखो सिंपल सा मतलब क्या है, देखो लॉ में जैसे मैंने आपको बताया ना, जितना लिखा है उतना आपका इंटरप्रिटेशन उसी पे जाएगा। तो आप यहाँ पे अगर चेक करो, व्हेन वी टॉक अबाउट अ पार्टनर, और हमने यहाँ पर बोला था पार्टनर के साथ आप क्या करते हो, यू शेयर प्रॉफिट्स। तो पार्टनर और दूसरा हमने यहाँ पर जो डिस्कस किया था वो था प्रॉफिट शेयरिंग। अब आप देखो, मैं 100 रुपए का सेल करता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पर एक्सपेंसेस इनकर करता हूँ, और एक्सपेंसेस इनकर करता हूँ लेट्स से 40 रुपीज का। तो आप क्या बोलोगे सर, आपको गेन या आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 60 रुपीज का, और ये 60 रुपीज को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ 30 to A एंड 30 रुपीज टू
सी, जिसको मैंने 10 रुपए का सैलरी दिया है। नाउ आप मेरे को एक बात बताओ, एक तरह से देखा जाए तो मैंने सी के साथ भी तो शेयर कर दिया। आप देखो, इसी 100 रुपए के सेल्स के ऊपर से तो दिया मैंने, उसको मैंने इंटरेस्ट पे किया 5 रुपए का, तो वो भी मैंने कैसे पे किया आपको, वो भी तो मैंने यहीं से पे किया इस 40 रुपए के एक्सपेंस। क्या आप इसको ये बोलोगे कि ये पार्टनर है, सी एंड डी पार्टनर है? आंसर इज नो, आंसर इज नो। दैट्स व्हाट इज the sharing of the profits। इसमें देखो, द रिसिप्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अ शेयर ऑफ द प्रॉफिट, उसका पार्टनर तो नहीं, बेसिकली मैनेजर ऑफ द फर्म, उसको सैलरी मिलेगा फॉर एग्जांपल 10,000 पर मंथ। इसके अलावा इज ऑल्सो गोइंग टू गेट अ कमीशन। आपने ऐसा देखा है, कमीशन एट द रेट 5% ऑफ द प्रॉफिट्स, बिफोर चार्जिंग इज कमीशन, आफ्टर चार्जिंग इज कमीशन। ऐसा अकाउंट्स में आपने क्वेश्चन देखा कि आपके एक मैनेजर का रेम्यूनरेशन है, there is a partnership firm in which the remuneration is paid like this, करेक्ट? तो अब आप इसमें चेक करो, यहां पर भी तो आप प्रॉफिट ही पे कर रहे हो, यहां पर भी तो आप प्रॉफिट ही पे कर रहे हो ना, 5% ऑफ द प्रॉफिट। तो क्या ये मैनेजर, क्या ये मैनेजर पार्टनर बन गया? आंसर इज नो, ये मैनेजर पार्टनर नहीं बना। तो जस्ट बिकॉज यू आर डूइंग द प्रॉफिट शेयरिंग, और बेसिकली आप कोई पार्ट ऑफ प्रॉफिट पे कर रहे हो, या फिर आप जो पेमेंट है वो आपका कॉन्टेंजेंट है अपॉन यू अर्निंग द प्रॉफिट, दैट डज नॉट मेक यू एज द पार्टनर, करेक्ट? तो यही चीज यहाँ पर आपको बताया हुआ है। तो ये चार लोग हैं, जैसे एग्जांपल्स आपको दिया, इसके बेसिस पे अगर आप यहाँ पे पेमेंट्स करते हो, तो दैट डज नॉट मीन दैट दैट पर्सन इज पार्टनर। ए बी सी डी चार पार्टनर थे, डी का डेथ हो गया, अब इन्होंने बोला कि एक काम करेंगे हम, डी को उसकी वाइफ को या उसके we will give them some of the profits, correct? Now that we are going to give it only when बन गए, right? तो this is how it goes, constitute partnership, but ये ध्यान रखना, it is only a prima facie evidence, not a conclusive evidence in that regard, right? Sharing of profits is an essential element to constitute partnership, but ये खाली prima facie evidence है, it is not a conclusive evidence. So the sharing of the profits or of the gross return occurring from the property or the person holding joint or common interest in the property would not by itself make such person partner, although the right to participate in the profits is a strong test। आप ये देखो, the right to participate in the profit is a strong test of the partnership, and there may be cases where upon a simple participation in the profits there is a partnership, yet whether the relation does or does not exist must depend upon the whole contract between the parties। आप बताओ, ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? ये एक स्ट्रॉन्ग टेस्ट होता है, बट ये आपका एक कंक्लूसिव टेस्ट नहीं होता कि वो पार्टनर है या नहीं। क्लियर? फिर देखिए, वेयर देयर इज एन express agreement between the partner to share profits and the business is carried on by all, तो there should be no difficulty in proving that, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया आपका, म्यूचुअल अग्रीमेंट आ गया, म्यूचुअल एजेंसी वाला पॉइंट आ जाता है। बट द टास्क बिकम्स डिफिकल्ट वेयर either there is no specific agreement or the agreement is such as do not specifically speak of partnership। In such a case, for testing the existence or otherwise the relation of partnership, section 6 is going to be referred, और section 6 basically आपका म्यूचुअल एजेंसी को यहाँ पर चेक करेगा। So according to section 6, regard must be or regard must be had the relationship between the parties shown as all relevant facts together। तो आप सब चीजों को एक साथ चेक करोगे, cumulatively effect of all relevant facts such as written or verbal agreement, real intention, then the conduct of the parties, right, other surrounding circumstances, इन सब को आप consider करोगे while deciding the relationship between the parties
ascertaining the existence of partnership, right? ये आपका प्रोविजन आया। फर्दर अगर आप देखोगे एजेंसी, तो यहाँ पर ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका एक पार्ट बन जाता है, जैसे इसीलिए यहाँ पर दिया हुआ है that existence of mutual agency is the cardinal principle of the partnership law which is very much helpful in reaching a conclusion in this regard। तो ये आपको क्या देता है? conclusive evidence। Okay, so existence of mutual agency, which is the cardinal principle of the partnership law, is very much helpful in reaching the conclusion in this regard। each partner carrying on the business is the principal as well as the agent of each other। ये आपका म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है। और क्या वो बाइंड करता है? ये वापस से आपके पॉइंट्स रिपीट हो गए। अगर ऐसा है तब वो यहाँ पर पार्टनरशिप है, अदरवाइज वो पार्टनरशिप नहीं है। सो सम सो ये देखो, द एक्ट ऑफ वन पार्टनर does on behalf of the firm done on behalf of the firm binds all the partners। so if the elements of mutual agency exist between the parties, then we will say that they are the partners, provided ये दो चीजें भी और होनी चाहिए, that there should be a business and that business is carried on to earn some profit and share that profit, only then you would say that it exists। clear? फिर आप देखिए यहाँ पर एक आपको सुप्रीम कोर्ट का और एक जजमेंट मिल रहा है आपको, शांति रंजन दास गुप्ता वर्सेस दासरेयान मुर्जलमुल मुर्जामुल, राइट। अब इसके अंदर देखो यही बता रहा है दैट द फॉलोइंग फैक्टर्स वेट अपॉन द सुप्रीम कोर्ट टू रीच द कंक्लूजन दैट देयर इज अ पार्टनरशिप एग्जिस्ट और नॉट। तो आप ये देखो पार्टनरशिप, बेसिकली यहाँ पर क्या बताया हुआ है दैट देयर इज नो पार्टनरशिप बिटवीन द पार्टीज अगर parties have not retained any record of the terms and conditions of the partnership। अगर उनका कोई इस तरफ ऐसा कोई रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन नहीं करके रखा तो अगेन देयर इज नो पार्टनरशिप। देन पार्टनरशिप बिजनेस हैज मेंटेन्ड नो अकाउंट्स ऑफ हिज ओन विच वुड बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन। इनका कोई अकाउंट्स वगैरह भी नहीं है। देयर इज नो अकाउंट ऑफ द पार्टनरशिप विच इज ओपन विद द बैंक एंड देयर इज नो रिटन इंटीमेशन विच इज गिवन conveyed to the deputy director of the procurement with respect to the creation of the new partnership। so इनमें से कोई तो एक चीज हो जिससे पता चले कि हाँ भाई पार्टनरशिप है। आपका कोई अग्रीमेंट भी नहीं है, कोई रिकॉर्ड्स उसका, नो सर। क्या आपने कोई अकाउंट्स वगैरह मेंटेन किया? भैया आप साथ में एक बिजनेस कर रहे हो, प्रॉफिट्स को शेयर करोगे तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए अकाउंट्स तो मेंटेन किया होगा। बोले नो सर। बोला कोई आपका बैंक अकाउंट होगा? बोले नो सर। तो आपका कोई रिटर्न इंटीमेशन है, कुछ आपने डीड वगैरह बनवाया? नो सर। तो अगर कुछ भी नहीं है तो फिर पार्टनरशिप कैसा? ओके, सो इन दिस केस देयर विल बी नो पार्टनरशिप, राइट। फिर आप देखो पार्टनरशिप को जो यहाँ पे अलग अलग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में डिस्टिंग्विश किया हुआ है। सो आप देखो यहाँ पे पार्टनरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो पार्टनरशिप जो फर्म है इट इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी, बट अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। एजेंसी अगर आप देखो एवरी पार्टनर इज द एजेंट ऑफ द अदर एज वेल एज ऑफ द फर्म, बट कंपनी में जो मेंबर्स हैं दे आर नॉट द एजेंट ऑफ द अदर मेंबर्स एंड दे आर आल्सो नॉट द एजेंट ऑफ द कंपनी। कंपनी कैन नॉट बाइंड द members cannot bind the company। distribution of profits ये होता है as per the partnership deed। कंपनी के अंदर there is no compulsion to distribute the profits। वो आप जब डिस्ट्रीब्यूट करते हो जब ही डिविडेंड डिक्लेयर होता है, only then it is done, right। फिर आप एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी देखो, यहाँ पर जो लाइबिलिटी होगा ये लाइबिलिटी क्या रहेगा? अनलिमिटेड। पार्टनर्स के पर्सनल एसेट्स यूज हो सकते हैं फॉर द पेमेंट। यहाँ पर कंपनी can be limited by shares, it can be limited by guarantee or it can be an unlimited company also। तो डिपेंडिंग ऑन किस तरह का कंपनी है आपका लाइबिलिटी सेट होगा। प्रॉपर्टी अगर आप देखोगे द फर्म्स प्रॉपर्टी इज द जॉइंट एस्टेट ऑफ द पार्टनर्स, जॉइंटली वो होल्ड कर रहे हैं। लेकिन कंपनी के केस में ऐसा नहीं होगा। आपको अगर याद हो जब हमने कंपनी लॉ शुरू किया था एक बैलेंस शीट बनाया था, यू रिमेंबर, और मैंने बोला था यहाँ पर कुछ एसेट्स है। हियर वी हैव इक्विटी शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर कैपिटल ए और बी, दो का कैपिटल यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ पे कंपनी के एसेट्स है, राइट। तो ये एसेट्स ए और बी के हैं या ये एसेट्स कंपनी का है? तो वहां पर हमने बोला था ये एसेट्स सर कंपनी का है। लेकिन अगर यही पार्टनरशिप फर्म हो जाता तो हम यहाँ पर क्या बोलते? ये पार्टनर्स का है, बिकॉज ज्वाइंटली वो होल्ड कर रहे हैं। सो इन केस ऑफ दिस, इन केस ऑफ अ कंपनी द प्रॉपर्टी इज सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ द मेंबरशिप, करेक्ट। तो ये आपका एक और डिफरेंस आ गया। ट्रांसफर ऑफ शेयर,
तो आप अपना पार्टनरशिप शेयर जो है वो ट्रांसफर कर सकते हो, बट नॉट विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। आपको सारे बचे हुए पार्टनर्स को पूछना पड़ेगा और उसके बाद ही आप इसको बेच पाओगे। हावेवर इफ यू टॉक अबाउट अ कंपनी, तो शेयर होल्डर जो है, एटलीस्ट पब्लिक कंपनी का जो शेयर होल्डर है वो तो बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के शेयर्स को ट्रांसफर कर सकता है। हावेवर पब्लिक कंपनी की बजाय प्राइवेट कंपनी जो है उसके रेस्ट्रिक्शंस कुछ हो सकते हैं इन दी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। देन फर्दर अगर आप यहां पर देखोगे मैनेजमेंट, तो यहां पर अगर कोई भी एक्सप्रेस अग्रीमेंट ऐसा नहीं है, तो जितने भी पार्टनर्स हैं दे आर एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। हावेवर व्हेन यू टॉक अबाउट अ कंपनी, members are not entitled to participate in the day to day management, and only the board of directors जो है वो यहाँ पर डे टू डे मैनेजमेंट को संभालते हैं। रजिस्ट्रेशन की अगर बात करो तो रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट कंपल्सरी, बट रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी इज मैंडेटरी। जब तक कंपनी रजिस्टर नहीं होगा तब तक वो इनकॉर्पोरेट नहीं होगा। दैट इज द रीजन एक पार्टनरशिप फर्म जिसमें 50 से ज्यादा मेंबर्स हो उसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज अ unincorporated company. Winding up, it can be dissolved at any point of time when all the partners agree. बट कंपनी ऐसा नहीं होता, कंपनी के लिए एक प्रॉपर आपका तरीका है। तो या तो आप नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के पास जाओगे इसको वाइंड अप करवाने के लिए, या फिर आप आरओसी के पास जाओगे, वो यहाँ पर कंपनी को स्ट्राइक ऑफ करेगा। सो ये आपका पूरा डिफरेंस है बिटवीन द कंपनी एंड द पार्टनरशिप फर्म। नंबर ऑफ मेंबरशिप में भी आप देख लो, यहाँ पर द नंबर ऑफ पार्टनर्स इन एसोसिएशन शुड नॉट एक्सीड 50। ये ओवरऑल 100 दिया हुआ है बट रूल्स के हिसाब से 50 है, तो आप ध्यान रखना आपको आपको 100 नहीं, आपको 50 लिखना है। मैक्सिमम पार्टनर्स इन अ फर्म कैन बी 50, बट इन केस ऑफ अ कंपनी, तो कंपनी में यहाँ पर 2 आ जाएगा, रेदर आप 3 कर सकते हो। ओपीसी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 1, इन केस ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मैक्सिमम नंबर्स 200, एंड इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी इट्स अनलिमिटेड, कितने भी मेंबर्स यहाँ पे हो सकते हैं। एक कंपनी है वो यहाँ पर परपेचुअल सक्सेशन एंजॉय करेगा, लेकिन एक पार्टनरशिप फर्म जो है वो आपका डेथ, रिटायरमेंट एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ द पार्टनर वो इंश्योर कर सकता है, या इट कैन रिजल्ट इन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। सो ये आपके पास प्रोविजन है। देन दे हैव दिस डिफरेंस बिटवीन द पार्टनरशिप एंड क्लब। तो ये आप बेसिक रीड कर लेना, देयर इज नथिंग कंसेप्चुअल एज सच, राइट। सेम वे अगर आप देखो डिफरेंस बिटवीन दी पार्टनरशिप एंड अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो आप ये देखो द पार्टनरशिप इज क्रिएटेड नेसेसरली बाय एन अग्रीमेंट, करेक्ट, और यही हमने चेक किया था। बट अगर आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में देखो तो इट इज बाय द स्टेटस, यस और नो, इट इज क्रिएटेड बाय द स्टेटस। जस्ट बिकॉज यू हैव born in that family you can be the part of that Hindu undivided family business. Death of a partner ordinarily leads to the dissolution of the partnership, बट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में ऐसा नहीं होता। डेथ ऑफ द पार्टनर डज नॉट गिव राइज टू डिसोल्यूशन ऑफ द फैमिली बिजनेस। बाकी बचे हुए फैमिली मेंबर्स वो इस बिजनेस को क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। मैनेजमेंट का अगर देखो ऑल पार्टनर्स आर इक्वल, बट इन केस ऑफ एचयूएफ कर्ता जो होता है वो हेड होता है, ही टेक्स केयर ऑफ द बिजनेस, बाकी सारे लोग जो होते हैं वो अपने मैनेजमेंट बिजनेस को नॉर्मल पार्टिसिपेट करते हैं, बट मेजर पावर जो रहेगा वो किसके पास रहता है, डिसीजन अथॉरिटी इज विद द कर्ता। अथॉरिटी टू बाइंड, तो आप देखो एवरी पार्टनर बाय इस एक्ट कैन बाइंड द फर्म, बट यहाँ पर द कर्ता और द मैनेजर हैज द अथॉरिटी टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर द फैमिली बिजनेस एंड द अदर मेंबर्स इन द फैमिली, करेक्ट। लाइबिलिटी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, यहाँ पर कर्ता का लाइबिलिटी जो होगा वो अनलिमिटेड हो जाएगा। तो आप ये देखो ओनली द लाइबिलिटी ऑफ कर्ता इज व्हाट, इट इज अनलिमिटेड, बाकी का जो रहेगा वो अपने अपने शेयर के हिसाब से ही लॉसेस को बेयर करेंगे। देन कॉलिंग फॉर अकाउंट्स एंड क्लोजर, तो आप देखो अ पार्टनरशिप फर्म ये क्या कर सकते हैं, कभी भी डिसोल्यूशन कर सकते हैं, राइट, और अपने अकाउंट्स वगैरह को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर क्या रहेगा कि ऑन द सेपरेशन ऑफ द जॉइंट इन द फैमिली अ मेंबर इज नॉट एंटाइटल्ड टू आस्क फॉर द अकाउंट ऑफ द फैमिली बिजनेस, कर्ता जो डिसाइड करेगा अकॉर्डिंगली वैसे हो जाएगा। गवर्निंग लॉ अगर आप देखो तो यू हैव पार्टनरशिप एक्ट 1932, और यहाँ पर है ज्वाइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली विच इज गवर्न्ड बाय द हिंदू लॉ। तो आपने वो देखा होगा, आई थिंक बिजनेस मैनेजमेंट में कभी आपने पढ़ा होगा, मिताक्षरा एंड दयाभंगा, दो जो स्कूल्स हैं आपके, स्कूल्स ऑफ थॉट, करेक्ट, तो वो आपके पास यहाँ पर आ जाता है। माइनर का कैपेसिटी देखो, अ माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड एज अ पार्टनर
but it can be admitted only for the benefits of the partnership firm as with the consent of all the other partners. But Hindu undivided family को अगर आप देखोगे, HUF, a minor can become the member of the ancestral property, right? But उसको मेजर होने का जरूरत नहीं है. He does not have to be the attain the majority. Just by birth वो यहाँ पर member बन जाएगा. Continuity, a firm is subjected to the agreement or the contract between the partners. जैसे ही वो dissolve हुआ या फिर डेथ हो गया, पार्टनर्स का इंसॉल्वेंसी हो गया तो खत्म. हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली तब तक चलता रहेगा जब तक उसको आपने डिवाइड नहीं किया. नंबर ऑफ मेंबर्स के नॉट एक्सीड 50. HUF में ऐसा कुछ नहीं, देयर कैन बी अनलिमिटेड फैमिली मेंबर्स. यस और नो? देन द शेयर इन द बिजनेस, तो यहाँ पर इट विल बी एज पर द अग्रीमेंट. और यहाँ पर कैसे रहेगा? जो शेयर्स रहते हैं इट विल बी फ्लक्चुएटिंग. क्यों फ्लक्चुएटिंग? ज्यादा से ज्यादा फैमिली मेंबर्स हुए उतना ज्यादा बंटवारा होगा. अकॉर्डिंगली यहाँ पर इस तरह से किसी का डेथ हो गया तो हो सकता है आपका शेयर वापस से बढ़ जाए, क्योंकि अल्टीमेटली जितने फैमिली के मेंबर्स हैं उनके बीच में प्रॉफिट स्प्लिट होगा. तो उनके बीच में प्रॉफिट कैसे स्प्लिट हो सकता है? जितने मेंबर्स होंगे उसके हिसाब से. तो द मोर नंबर ऑफ मेंबर्स यू विल हैव मोर नंबर ऑफ प्रॉफिट्स. शेयरिंग पीपल, तो आपके प्रॉफिट्स का शेयर उतना कम होगा. देन ये पार्टनरशिप एंड को ओनरशिप एंड पार्टनरशिप एंड एसोसिएशन है. दिस आई वांट यू ऑल टू रीड इट योरसेल्फ. इसको आप अपने आप रीड कर लो. बेसिक है ये आपका, तो इजीली आप इसको वर्कआउट कर लोगे. देयर इज नो एज सच कॉन्सेप्ट. बट ये अगर आप देखोगे तो ये आपका इंपॉर्टेंट है एज फार एज एग्जाम इज कंसर्न. इस पूरे यूनिट में दो चीजें इंपॉर्टेंट थी. एक आपका एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द पार्टनरशिप जिसमें हमने तीन चीजें देखी, और दूसरा आपके लिए है काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप जिसमें हम देखेंगे काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप में एक है विद रिगार्ड टू द ड्यूरेशन एंड दिस इज विद रिगार्ड टू द एक्सटेंट ऑफ द बिजनेस. ओके, अब विद रिगार्ड टू द ड्यूरेशन अगर आप देखो तो हो सकता है आपका जो पार्टनरशिप है वो एक फिक्स पीरियड के लिए हो, या फिर पार्टनरशिप आपका हो एट विल, कि जिस दिन जब तक हमारा चल रहा है तब तक हम बिजनेस को चलाएंगे, जब हमारा मन तब हम पार्टनरशिप बिजनेस से निकल जाएंगे. सो दिस इज हाउ. एंड विद रिगार्ड टू द एक्सटेंट ऑफ द बिजनेस, तो हो सकता है फॉर अ पर्टिकुलर बिजनेस ये आ जाए, एक आपका यहाँ पर जनरल पार्टनरशिप आ जाए. तो चेक करो, इन सबको हम यहाँ डिटेल में डिस्कस करते हैं. तो आप देखो पार्टनरशिप एट विल का क्या मतलब होगा. तो सेक्शन 7 बोलता है दैट पार्टनरशिप एट विल इज व्हेन देयर इज नो फिक्स्ड पीरियड that has been agreed upon the duration of the partnership, and there is no provision made for the determination of the partnership. Only then we will say it is partnership at will. So the two conditions must be satisfied before a partnership can be regarded as a partnership at will. But there is an agreement, where there is an agreement between the partners. ध्यान रखना, अगर आपने वहां पर either for the duration of the partnership or for the determination of the partnership, in that case the partnership is not partnership at will. Okay, then the partnership is not at the will. तो ये दोनों में से कोई एक. Where a partnership entered into for a fixed term is continued after the expiry of such term, it is to be treated as having become a partnership at will. करेक्ट. तो आपने अगर एक फिक्स्ड टाइम तक, ऐसा भी हो सकता है आपने पार्टनरशिप सेटअप किया फॉर लेट्स से 5 इयर्स. अब 5 साल तक तो आप जब पार्टनरशिप बिजनेस को चला रहे हो तो इट इज पार्टनरशिप एट ड्यूरेशन. बियॉन्ड दैट 5 साल के बाद जब आप जाओगे तो वो क्या बन जाएगा? पार्टनरशिप एट विल. दिस मीन्स अब कभी भी आप पार्टनरशिप से एग्जिट कर सकते हो 5 साल के बाद. कंटिन्यू कर रहे कोई प्रॉब्लम नहीं, जब तक प्यार मोहब्बत बन रहा है तब तक बिजनेस ऑन रहेगा. द मोमेंट झगड़ा होने लग गया हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे. सो दैट्स व्हाट गिव्स हियर दैट व्हेन अ पार्टनरशिप इज एंटर्ड फॉर अ फिक्स्ड टर्म is continued even after the expiry of the such term, in that case वो क्या बन जाएगा आपका? पार्टनरशिप एट विल. आप बताओ, दिस इज क्लियर? इज दिस क्लियर? अब देखो डिफरेंस क्या होता है. पार्टनरशिप एट ड्यूरेशन वाला जो रहेगा वो एक्सपायरी ऑफ द टाइम पीरियड जब होगा तब वो आपका पार्टनरशिप बिजनेस बंद हो जाता है. बट अगर पार्टनरशिप एट विल है तो इट कैन बी डिसॉल्व. तो आप ये देखो, अ पार्टनरशिप एट विल मे बी डिसॉल्व बाय एनी पार्टनर बाय गिविंग द नोटिस इन राइटिंग टू all other partners of his intention to dissolve the same. Simple, right? फिर आप देखो पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड पीरियड, तो इसमें क्या आता है? वेयर अ प्रोविजन इज मेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड पीरियड. तो विल और ये वापस से आ गया.
It is created for a particular period of time and such partnership comes to an end at the expiry of this fixed period. Okay. फिर आता है पार्टनरशिप जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं बिजनेस के हिसाब से, तो पर्टिकुलर पार्टनरशिप, जनरल पार्टनरशिप। आप एक सिंपल एग्जांपल लो, मनोज सर, मेहुल सर और मैं, हम तीनों मिलके यहाँ पर एक अग्रीमेंट में एंटर करते हैं और हमने बोला ये जो नालायकों की टोली है सिर्फ इनको सीए फाउंडेशन पढ़ा देते हैं, उसके बाद खत्म, हमारा पार्टनरशिप खत्म। तो ये क्या बन जाएगा, हमारा पार्टनरशिप, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। लेकिन आप नालायकों के बाद भी जो दूसरा नालायक का बैच आएगा उनको भी अगर हम पढ़ाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, अपना जनरल पार्टनरशिप। राइट, आप देखो, पार्टनरशिप में बी ऑर्गेनाइज्ड विद द प्रोसिक्यूशन ऑफ सिंगल एडवेंचर। आप देखो लॉ में वर्ड भी क्या यूज किया, सिंगल एडवेंचर, करेक्ट, as well as for the conduct of a continuous business. So when a partner becomes a partner with another person in a particular adventure or a undertaking, correct, एक particular काम आपको पढ़ाना, एडवेंचर से कम थोड़ी ना है, करेक्ट। जॉइंट वेंचर इज अगेन अ फॉर्म, रौनक ने यहाँ पे पूछा व्हाट इज अ जॉइंट वेंचर। सो जॉइंट वेंचर भी ऐसा होता है, अगेन व्हाट name you give to the organization, the form of business that is, so joint venture is also a form of doing business, वो भी पार्टनरशिप की तरह ही होता है। जॉइंट वेंचर इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ पार्टनरशिप, बस जॉइंट वेंचर में क्या डिफरेंस है, को वेंचरर्स जो रहते हैं वो अपना एक सेपरेट आइडेंटिटी भी मेंटेन करते हैं, राइट। अब देखो, so when it is done for a particular adventure or for a undertaking, the partnership is called as a particular partnership. तो as soon as वो सिंगल एडवेंचर आपका जैसी बैच खत्म हो जाएगा, हमारा पार्टनरशिप एंड हो जाएगा, तो ये क्या बन गया, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। लेकिन आपके बाद भी हम अगर कंटिन्यू करके अगर बैचेस को बढ़ाते जाएंगे तो ये यहाँ पर क्या बन जाएगा, जनरल पार्टनरशिप। सो वेयर अ पार्टनरशिप इज कॉन्स्टिट्यूटेड विद रिस्पेक्ट टू द business in general, it is called as general partnership. So a general partnership is different from a particular partnership, and in the case of particular partnership, the liability of the partner extend only to the partner's particular adventure or undertaking, but it is not only case of general partnership, वो extend होता रहेगा अपना। आप बताओ, is this clear? ये आपका क्लियर हुआ यहाँ पे, the different types of partnership। फिर देखो ये अपने पास आ जाता है पार्टनरशिप डीड। अगर आप पार्टनरशिप डीड को देखो तो मैंने आपको जैसे बताया था, तो पार्टनरशिप इज अ रिजल्ट ऑफ दिस अग्रीमेंट, करेक्ट। अब ये जो अग्रीमेंट है दिस कैन बी इन राइटन, राइटिंग में भी हो सकता है, इट कैन बी इन द रिटन फॉर्म और इट कैन बी वर्बली, बट इट इज द डिजायर ऑफ द पार्टनरशिप, it is desirable to have a partnership agreement in order to avoid future disputes, ठीक है। The document in writing containing the various terms and conditions of the relation, देखो, the document in writing containing the various terms and conditions as the relationship of the partners each other is called as deed, but deed बनने के लिए क्या होना पड़ेगा, it should be drafted with care and stamped accordingly to the provisions of the Indian Stamp Act। तो जब तक वो रजिस्टर नहीं होगा, स्टैंप नहीं लगा रहेगा, वो क्या रहेगा, अग्रीमेंट। जैसे स्टैंप लग गया, रजिस्टर हो गया, इट विल बिकम व्हाट, इट विल बिकम अ डीड। सो व्हेन अ पार्टनरशिप कंप्राइजेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, द इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी इन राइटिंग, स्टैम्प्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट। फिर आप देखिए, द पार्टनरशिप डीड विल कंटेन द फॉलोइंग कंटेंट्स। ध्यान रखना, ये एक और आपका एग्जाम क्वेश्चन बन जाता है, दैट पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या होगा। तो आपके पार्टनरशिप डीड में रहेगा द नेम ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म, करेक्ट, फॉर्म नहीं फॉर्म होगा, देन the name of all the partners, the nature and the place of the business of the firm, इसके अलावा the date of commencement of the partnership, ड्यूरेशन क्या रहेगा, कौन कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर, rates of the interest on capital drawings and loans, provision for settlement of the accounts and in case of dissolution कि कैसे रहेगा, then provision for salaries commissions which is payable to the partner, and then the provision for expulsion of the partner। I think किसी ने माइक को अनम्यूट कर दिया है, प्रथम, चलो मैं म्यूट कर देता हूँ, थैंक यू। सो आप देखो, प्रोविजन फॉर एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर इन केस ऑफ ग्रॉस ब्रीच ऑफ द ड्यूटी और फ्रॉड। तो बेसिकली इसका क्या मतलब होता है कि आप पार्टनर को कब निकाल सकते हो, ए बी सी डी चारों ने मिलकर एक बिजनेस को शुरू किया, नाउ बी ने कुछ इस तरह से हरकतें करी जिसकी वजह से कुछ उसने फ्रॉड किया या कोई भी ऐसा उसने हरकत किया, तो अग्रीमेंट में लिख सकते हैं कि देखो वैसे तो हम पार्टनर है, लेकिन
अगर इनमें से कोई भी आपने हरकतें करी, करेक्ट, हमने 5 चीजों को लिख दिया, ये 5 में से कोई भी एक अगर आपने कंडक्ट किया तो आपको इस पार्टनरशिप बिजनेस से इमीडिएट इफेक्ट से निकाल दिया जाएगा और आपको कोई कॉम्पनसेशन वगैरह भी नहीं मिलेगा एंड ऑल दोज थिंग्स। तो ये आपका रहता है प्रोविजन फॉर द एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर इन केस ऑफ ग्रॉस ब्रीच ऑफ ड्यूटी और फ्रॉड, राइट। एंड अकॉर्डिंगली आप वहां पर क्या कर सकते हो, एक बार आपका अच्छा जो पार्टनरशिप डीड एक बार बन गया है, इसका ये मतलब नहीं वो परमानेंट डॉक्यूमेंट है। जैसे आप मेमोरेंडम आर्टिकल्स को ऑल्टर करते हो, वैसे आप यहाँ पे पार्टनरशिप अग्रीमेंट जो उसको आप अकॉर्डिंगली ऑल्टर भी कर सकते हो। आप बताइए, ये आपको एक इलस्ट्रेटिव लिस्ट दिया है कि एक पार्टनरशिप डीड में ये चीजें तो होनी ही चाहिए। आप बताओ यहां तक क्लियर, क्या यहां तक क्लियर है आपको, right? Then you have another important question from your exam perspective, that is the different types of partners। कितने तरह के पार्टनर्स यहाँ पे होते हैं, तो आप देखो, एक आपके पास होता है एक्टिव पार्टनर, एक होगा आपके पास नॉमिनल पार्टनर, सब पार्टनर, आउटगोइंग पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, पार्टनर फॉर प्रॉफिट ओनली जो हम लोग अभी स्टार्टिंग से देख रहे थे। देन यू विल हैव द इनकमिंग पार्टनर एंड देन यू हैव पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट, या इसको हम एस्टोपल भी बोलते हैं। तो आप देखो एक्टिव पार्टनर क्या है, एक्टिव पार्टनर वो जो ये दो कंडीशंस को फुलफिल कर दे, एक हु हैज बिकम द पार्टनर बाय एन अग्रीमेंट एंड ही, जैसे नाम से ही पता लग रहा है, ही एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, ही इज एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, तो ये क्या बन गया आपका एक्टिव और द एक्चुअल पार्टनर। सेम वे अगर आप देखो स्लीपिंग पार्टनर के लिए, राइट, स्लीपिंग या डोरमेंट पार्टनर, तो डोरमेंट आपको अगर याद हो टाइप्स ऑफ कंपनी में हमने डोरमेंट कंपनी भी देखा था, याद आ रहा है आपको, इनएक्टिव डोरमेंट कंपनी, इनएक्टिव कंपनी, याद आ रहा है टाइप्स ऑफ कंपनीज में। तो यहां पर भी वैसा टाइप्स ऑफ पार्टनर में यू हैव अ डोरमेंट और अ स्लीपिंग पार्टनर, जो कि यहाँ पर एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, बट वो पार्टनर है, वो पार्टनर है बट एक्टिवली यहाँ पर वो पार्टिसिपेट नहीं करता। फिर आप देखो, बट ध्यान रखना जो डोरमेंट पार्टनर है, दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस एंड दे आर लाइबल टू द थर्ड पार्टीज ऑल्सो और द एक्ट्स डन बाय द फर्म, बट दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू गिव एनी पब्लिक नोटिस व्हेन दे रिटायर फ्रॉम द फर्म। पर जब एक्टिव पार्टनर बाहर निकलता है तो एक्टिव पार्टनर मस्ट गिव द पब्लिक नोटिस इन ऑर्डर टू एब्सॉल्व हिमसेल्फ फ्रॉम द लायबिलिटी ऑफ द एक्ट्स व्हिच इज डन आफ्टर हिज रिटायरमेंट, जब वो निकलेगा यहाँ पे। फिर आप देखो एक आता है नॉमिनल पार्टनर, नॉमिनल का क्या मतलब होता है, नेम सेक, हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर भी देखा था नॉमिनल डैमेजेस, तो नॉमिनल मतलब फॉर नेम सेक, तो नेम सेक यहाँ पर पार्टनर मतलब एक नॉमिनल पार्टनर यहाँ पर ऐसा पार्टनर है हु लेंड्स हिज नेम टू द फर्म without having any real interest in the firm, so only for namesake, nominal partner means it is only for namesake, एक ऐसा पार्टनर, करेक्ट। तो अब आप देखो ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, नाइदर, देखो ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, नाइदर ही इन्वेस्ट इन द फर्म नॉट टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, उसने बस खाली क्या कर दिया, नाम दे दिया। अब क्योंकि उसने अपना नाम दे दिया है तो he will also be liable to the third party for any of the acts which is done by the firm। तो आप देखो a person who lends his name without having any real interest, who is not entitled to share profits and does not take part of the conduct of the business, but he is liable। तो आप ये देखो ये पॉइंट किससे आ गया आपका, म्यूचुअल एजेंसी। तो म्यूचुअल एजेंसी इज द कार्डिनल रूल, कार्डिनल प्रिंसिपल ये होना चाहिए। फिर आप देखिए पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली, तो इसका क्या मतलब हो गया, अ पार्टनर हु इज एंटाइटल्ड टू शेयर प्रॉफिट्स ओनली विदाउट बीइंग लायबल फॉर द लॉसेस, वो क्या बन गया, पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली, करेक्ट। हालांकि दे विल बी लायबल फॉर द एक्ट्स व्हिच इज डन बाय द फर्म, दे विल बी लायबल टू द थर्ड पार्टी, बट वो खाली प्रॉफिट से यहाँ पर शेयर करेगा, वो लॉसेस को शेयर नहीं करेगा। कुछ ऐसे पार्टनर्स को भी आप अपने फर्म में लेकर आते हो, और क्यों लेकर आते हो मैं आपको ये भी रीजन बताता हूँ। You will come across situations where एक ऐसा पार्टनर है जो आपके पास एक्सपर्टीज वगैरह लेके आ रहा है, तो वो बोलते हैं देखो मैं एक्सपर्टीज तो लेके आ रहा हूँ पर मैं लॉसेस वगैरह बेयर नहीं करूंगा, लॉसेस वगैरह आप लोगों का। तो पार्टनर्स अग्री कर जाते हैं। अकाउंट्स में भी कई बार आपको क्वेश्चन मिलेगा कि आपने मैनेजर को पार्टनर बना दिया, लेकिन आपने उसको मैनेजर को जो पार्टनर बनाया, दिस इज ओनली फॉर द प्रॉफिट्स एंड नॉट फॉर द लॉसेस, सो दे आर एंटाइटल्ड टू शेयर प्रॉफिट्स ओनली, they are not liable for the
losses, and they are also basically they are liable to the third party for the acts done by the parties. तो ये तीन essential elements है जो आप क्या बन जाएगा, पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली। फिर आपके पास आ जाता है इनकमिंग पार्टनर, एक ऐसा पार्टनर जो फर्म को ज्वाइन कर रहा है, वो क्या बन गया, इनकमिंग पार्टनर। एक हो गया आउटगोइंग पार्टनर जो फर्म को छोड़ के जा रहा है, वो बन जाएगा आउटगोइंग पार्टनर। सो इन केस ऑफ एडमिशन यू विल हैव अ इनकमिंग पार्टनर, एंड इन केस ऑफ रिटायरमेंट और डेथ यू विल हैव अ आउटगोइंग पार्टनर। अब ध्यान रखना, इनकमिंग पार्टनर जो है जब उसने फर्म को ज्वाइन किया, राइट, सो लेट्स से दिस इज द डेट ऑफ इवेंट। तो आप अगर देखो इवेंट के लिए, ये एक आपको मैं टाइमलाइन बना के दे रहा हूँ। तो ये हो गया इवेंट, इवेंट कुड बी एडमिशन, इवेंट कुड बी रिटायरमेंट और डेथ। सो अगर आप बोलते हो इवेंट है एडमिशन, तो आप देखो इन केस ऑफ एडमिशन वो यहां से इनकमिंग पार्टनर लाइबल होगा, इनकमिंग पार्टनर यहां से लाइबल होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं रिटायरमेंट या डेथ, तो यहां पर देखो आउटगोइंग पार्टनर, जब तक वो रिटायर नहीं हो रहा उसके पहले तक का। देखो रिटायरिंग पार्टनर जो है, इसका अगर मैं आपको बताऊं, ये देखो ये इवेंट चार्ट है, तो यहाँ के लिए वो लायबल नहीं है, वो यहाँ के लिए लायबल है। सेम वे अगर आप एडमिशन के लिए चेक करोगे, तो एडमिशन के केस में आप देखो अगर ये पूरा टाइमलाइन है, तो वो यहाँ के लिए लायबल नहीं है, इज ओनली लायबल आफ्टर द एडमिशन, ओनली आफ्टर द एडमिशन। और ये बिफोर रिटायरमेंट, आफ्टर रिटायरमेंट the person is not liable, and before admission the person is not liable। तो ये एक आपका प्रोविजन है। सो दिस इज इनकमिंग एंड द आउटगोइंग पार्टनर। फर्दर अगर आप देखो यू हैव पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट, जिसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप बाय एस्टोपल। ये भी आपने कई बार टर्म सुना होगा, पार्टनरशिप बाय एस्टोपल। सो व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ पार्टनरशिप बाय एस्टोपल, आप क्या करते हो, यू एस्टोपल का लॉजिक ही क्या था, you act, you presume, right, you make the other person believe that you are the partner, and then later on you cannot deny। एस्टोपल का रूल ही यही होता है, that you cannot deny to what you had agreed before। so partnership by holding out is also known as partnership by estoppel। तो आप देखो where a man holds himself out as a partner or allows others to do, he is then stopped from denying the character he assumed and upon the faith in which the creditors have presumed must have acted। तो आप देखो यहां पर चार लोग हैं, ए बी सी डी, और एक और फर्म है यहां पर पी क्यू। अब सपोज करो आर ने सी और डी को यहां पर इस तरह से प्रिज्यूम करके बोला कि मैं भी इनका पार्टनर हूं, ए और बी को नहीं बोला, सिर्फ सी और डी को इस तरह से प्रेजेंट किया। तो आप मुझे बताओ क्या ए और बी आर को लाइबल बना सकते हैं, क्या ए और बी आर को लाइबल बना सकते हैं, आंसर इज नो। व्हाई, बिकॉज ए और बी के सामने तो उसने एक्ट ही नहीं किया ना, और ए और बी ने तो कोई इस पॉइंट से तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन में एंटर किया ही नहीं कि आर इज द पार्टनर है, तो उसका लाइबिलिटी नहीं रहेगा। बट यस एज फार एज सी एंड डी इज कंसर्न, वो यहाँ पर लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगा, बिकॉज आप देखो व्हेन अ पर्सन रिप्रेजेंट्स हिमसेल्फ, तो इस केस में पर्सन कौन है अपना, आर knowingly permits himself to be represented in the firm, whether when he is actually not the partner, he is liable to the firm to anyone। आप ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, to anyone who on such faith of such representation has given credit to the firm। so in this case C and D आ जाते हैं, बट ध्यान रखना A and B यहां पर नहीं आएगा। ओके, दिस इज क्लियर, इज दिस क्लियर? ओके, फिर आप चेक करो, ये देखो a person may himself by his words or conduct have induced the other to believe that he is a partner, or he may have allowed the others to represent him as a partner। so this is the result of both the cases are identical, यहाँ पर सेम ही रहेगा। आप देखो x and y are the partners। एक तो आप ध्यान रखना ये जो एग्जाम्पल्स है ना, ये एग्जाम में कई बार उठ के क्वेश्चन बन के आ जाता है, so you should be careful
by for these examples. So देखो X and Y are the partners in a partnership firm. X introduced A जो कि क्या है उसका मैनेजर, ठीक है. X introduced A manager as his partner to Z. Now A remained silent during that time. तो A ने बेसिकली क्या कर दिया, Z को ये बिलीव करवा दिया ना कि वो भी पार्टनर है यहाँ पे. Now Z a trader believing A is the partner supplied 100 TV sets to the firm on credit. Now, after the expiry of the credit period, Z did not get the amount of TV sets sold to the partnership firm. Now, Z filed a suit against X and A for the recovery of the price. Why? क्योंकि तुम भी पार्टनर बन के आए थे ना, तो आप गए. Here, here in this case, A, the manager is also liable for the price because he becomes the partner by holding out. Estoppel, right? तो इनफैक्ट वो पार्टनर नहीं है, फिर भी वो रहेगा यहाँ पर. उसको ट्रांजैक्शन के लिए, इस ट्रांजैक्शन के लिए उसको पार्टनर की तरह ट्रीट किया जाएगा. फिर आप देखो, इट इज ओनली द पर्सन, ये जो मैंने आपको बताया था, ओनली ए एंड बी, सी एंड डी, यहाँ पर ओनली सी एंड डी, नॉट ए एंड बी. वो ये वाला पॉइंट है. इट इज ओनली द पर्सन टू whom द रिप्रेजेंटेशन हैज बीन मेड और who has acted on that the enforce can enforce this liability of the holding out. और कोई नहीं कर सकता. You must also note that the purpose of fixing the liability on a person who has by representation led another to act, it is not necessary to show that he was actuated by such fraudulent intention. So this is fine. So the rule given in section 28 is applicable to the former partner who retired. देखो ये प्रोविजन और आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो एक फॉर्मर पार्टनर जो ऑलरेडी एक पार्टनर था लेकिन अभी वो रिटायर कर चुका है विदाउट गिविंग पब्लिक नोटिस ऑफ हिज रिटायरमेंट, इन दैट केस उसको भी क्या माना जाएगा, पार्टनर ही माना जाएगा. इवन सब्सिक्वेंट टू हिज रिटायरमेंट कोई भी क्रेडिट में फर्म को मिला हो जिसके लिए फर्म ने डिफॉल्ट कर दिया, इवन ही विल बी लायबल. तो आप अगर यहां पर चेक करो, अ पार्टनरशिप फर्म कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑफ PQRS. नाउ S retires from the firm without giving public notice and his name is continued to be used on the letterhead. In that case, S will be liable as a partner by holding out to the creditors who have lent money on the faith that he is the partner. आप बताओ, is this clear? Is this clear? Okay. So with this हमने यहाँ पर यूनिट 3.1 को पैकअप कर दिया, हमारा एक यूनिट. इसमें कोई डाउट आपको? क्या इसके अंदर कोई डाउट है आपको? नो डाउट. So can we start with unit 3.2? Can we start with unit 3.2? Okay. तो आप चलो 2 minutes break. यश बोल रहा है 2 minutes break. Okay, so we can take a 5 minutes break and then we can resume. It's 1:23. We resume at 1:30. Okay. Right. Okay. Don't log out. Stay here only and we resume at 1:30.